हेलो बच्चों। क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग यांत्रिक तरंगों के आत्मनिरीक्षणात्मक आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। अभ्यास आंकिक प्रश्न पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने सॉल्व किया था इस चैप्टर के बालाजी पब्लिकेशन से। आत्मनिरीक्षणात्मक सॉल्व करेंगे। पहले हम फार्मूले देखेंगे और फिर इसके बाद क्वेश्चन। ठीक है। फार्मूला आवर्तकाल का 2 पाई/ओमेगा कैसे होगा, ये चीजें थ्योरी में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी। आवृत्ति 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल का उल्टा कर दो, आवृत्ति आ जाएगी। ठीक है। तो ओमेगा ऊपर 2 पाई आ जाएगा नीचे, और अगर हम इसका गुणा इधर करा दें 2 पाई का गुणा एफ से, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ हो जाएगा। ठीक है भैया। और v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है और f इज इक्वल्स टू बटे का टी होता है, तो लेमडा अपॉन टी हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के भी होता है, और जो k होता है तरंग संचरण नियतांक 2 पाई अपॉन लेमडा के इक्वल होता है। तरंगों की संख्या न्यू बार बराबर 1/लैम्डा कर देंगे। अब तरंगों की चाल विभिन्न माध्यमों में दो तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगों की चाल एक तो होती है ठोसों में, जो कि ईटा अपॉन डी होता है। ठीक है। ईटा दृढ़ता गुणांक होता है, डी होता है घनत्व, जिस ठोस की हम बात कर रहे हैं। और तनी हुई डोरी में कितना होता है, तनाव बटा एम, तनाव बटा एम। एम स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम जो है ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, जो रस्सी है उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान, और ये बराबर होता है कुल द्रव्यमान रस्सी का और बटे कुल लंबाई। और इसका एक और फार्मूला v इक्वल्स टू टी अपान पाई आर स्क्वायर इंटू डी होता है। ठीक है। और टी अपान पाई आर स्क्वायर जो है यहाँ प्रतिबल होता है, तो v बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटा घनत्व। ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगे या ध्वनि तरंगों की चाल जो क्या होती है, पहला v इक्वल्स टू ई अपान, भाई ई क्या है तुम्हारा, ई है प्रत्यास्थता गुणांक, और d घनत्व है। ठीक है। चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, किसी भी माध्यम के लिए। अगर ठोस होगा तो E की जगह पर हम प्रत्यास्थता गुणांक क्या लेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा अपॉन डी। ठीक, ये ठोसों में हो जाएगा। और द्रव में क्या हो जाएगा, द्रव में बल्क मॉडुलस लिया जाता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और अपान में डी मतलब घनत्व। और गैसों में लिया जाता है, गैसों में दो लोग बताए थे सूत्र। पहला न्यूटन ने बताया था, कि गैसों में जो ध्वनि की चाल होती है वो आपका समतापी प्रक्रम होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका समतापी प्रक्रम का जो है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और अपॉन में डी जो कि p के बराबर होता है, तो रूट में p अपॉन डी। और गैसों के लिए लाप्लास ने एक संशोधन किया था कि समतापी प्रक्रम ना होकर के रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, तो बी फाई अपॉन थीटा, समतापी प्रक्रम का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बी फाई है, और अपॉन डी मतलब गैसों का घनत्व, और ये बराबर होता है गामा पी अपॉन डी। गामा जो होता है वो ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है। ठीक है। और यहां से हम कह सकते हैं v, और ये बराबर भी होता है गामा आर टी अपॉन एम। कैसे आया था वो चीज हमने ऑलरेडी थ्योरी में बताया था। यहां से कह सकते हैं ये t जो है, यहाँ का जो t ऊपर था वो ये वाला जो t था, ये वाला t आपका तनाव है, लेकिन ये वाला t आपका टेम्परेचर है। तो v जो है टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। और तनाव के भी रूट के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये लाप्लास सूत्र है। अब गामा के मान होते हैं, एक परमाणु अणु है या गैस है तो 5/3 गामा का मान, द्विपरमाणुक है तो 7/5, बहुपरमाणुक है तो 4/3 लेंगे। ठीक है। बाकी ये सीपी अपॉन सीवी होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल 500 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। यदि माध्यम के किसी बिंदु से 1 मिनट में 3000 तरंगे निकलती हैं तो उनकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें दिया गया है ध्वनि तरंगों की चाल 500 मीटर पर सेकंड, 1 मिनट जो कि 60 सेकंड के बराबर होता है, तो 60 सेकंड में कितनी तरंगे जाती है, 3000। तो 1 सेकंड में कितनी जाएंगी, 3000/60। भाई 5×5 के, तो 1×25/5 के होंगे। इतनी तरंगे जा रही हैं पर सेकंड। कितनी तरंगे गुजर रही, तरंगों की संख्या क्या है पर सेकंड गुजरने वाली, कितनी आ रही है, टोटल कैंसिल आउट करेंगे 50। तो प्रति सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को ही हम आवृत्ति कहते हैं। तो वो जो कितनी आई है 50, आवृत्ति का मात्रक खर्च। फार्मूला v इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है। तो अगर लेमडा बराबर करेंगे तो f बटे में आ जाएगा, v अपॉन एफ हो जाएगा। v कितना हमारे पास 500, और f अभी हमने निकाला कितना आया है 50। कैंसिल आउट करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 मीटर तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रिपिल टैंक
के प्रयोग में दो लगातार सुरंगों के बीच की दूरी, दो लगातार सुरंग या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, 4 सेंटीमीटर है। लहर 1.5 सेकंड में 30 सेमी दूरी तय करती है, ठीक है। और तरंग की तरंगदैर्घ्य, वेग और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा हमें ऑलरेडी दिया है, दो लगातार सुरंगों और गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। कितना है? 4 सेंटीमीटर। समय 1.5 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? 30 सेंटीमीटर। लैम्डा निकालना है, वी निकालना है, एफ निकालना है। तो लैम्डा ऑलरेडी कितना दिया गया? 4 सेंटीमीटर। वी बराबर क्या होगा? भाई वेग बराबर दूरी बटा चाल, ये चाल सॉरी माफ कीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 30 और समय कितना है? 1.5। पॉइंट हटाएंगे, एक और जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 300 और नीचे हो गया 15, 15 एकन 15, 15 दूना 30 और 15 जीरम जीरो, यानी कितना आ गया? 20। मात्रक रखेंगे तो एक्स का सेंटीमीटर और समय का सेकंड, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो गई चाल। अब वी, एफ बराबर वी अपॉन लेमडा कर देंगे। भाई अभी हमने निकाला लेमडा बराबर वी अपॉन एफ, तो एफ ऊपर लेमडा नीचे रख देंगे, तो एफ बराबर हो जाएगा वी अपॉन लेमडा। वी कितना है? 20 और लेमडा कितना है? 4। ये 20 सेंटीमीटर पर सेकंड और ये 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, पर सेकंड बचा, पर सेकंड को ही हर्ट्ज कहते हैं। 4 एकन 4, 4 पंचे 20, तो 5 हर्ट्ज आ जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक डोरी की लंबाई 20 मीटर तथा इसका द्रव्यमान 2.5 किग्रा है। डोरी में 200 न्यूटन तनाव है। डोरी के एक सिरे पर लंबाई के लंबवत एक झटका देने पर उत्पन्न स्पंद कितने समय में दूसरे सिरे तक पहुंचेगा, ये हमको बताना है। तो मैं दिया क्या गया? लंबाई डोरी की 20 मीटर, द्रव्यमान टोटल कितना दिया गया है? कैपिटल एम 2.5 किलोग्राम, और तनाव कितना उत्पन्न होता है? 20 न्यूटन का उत्पन्न करना है, और हमको टाइम निकालना है कितने समय में, स्मॉल टी वैसे निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज हमको निकालना है। तो समय निकालने के लिए हमको चाल चाहिए। तो चाल तनी हुई डोरी में क्या होती है? टी अपॉन एम, और एम बराबर होता है कैपिटल एम अपॉन एल, एल चला जाएगा ऊपर, तो टी एल अपॉन एम। टी कितना है? 200, और एल कितना है हमारे पास? 20। 20 दिया गया था ना, और यहाँ पर कैपिटल एम 2.5 दिया गया है। पॉइंट हटाएंगे, एक और जीरो बढ़ जाएगा। अब ये बाहर निकालेंगे, रूट के बाहर ये जोड़ा पेयर बन रहा है, तो रूट के बाहर आएगा तो 200, और 25 रूट के बाहर आएगा तो 5 बचेगा, तो 5 एकन 5, 5 चौक 20 और 5 जीरो जीरो, यानी 40। वे कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकंड। अब समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? जितनी लंबाई है डोरी की, और चाल हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो समय बराबर दूरी कितनी है? 20 मीटर, और चाल कितनी आई है? 40। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0.5 बचेगा। क्लियर बात? और यही इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सोनोग्राफी के प्रयोग में प्रयुक्त तार के पदार्थ का घनत्व 7.5 गुणा 10 की घात 3 किग्रा पर मीटर क्यूब है। यदि तार पर प्रतिबल 3 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल ज्ञात कीजिए। तो डेंसिटी कितनी? 7.5 गुणा 10 की घात 3 किग्रा पर मीटर क्यूब, और यहाँ प्रतिबल दिया गया है, स्ट्रेस 3 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेग निकालना है, तो वी बराबर टी अपॉन एम निकाला गया था, और टी एम बराबर होता है एम अपॉन एल, एल ऊपर चला गया था, और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और गुणा आयतन। आयतन रस्सी का कितना होगा? ए एल, क्योंकि बेलन है ना, पाई आर स्क्वायर एल होगा, तो पाई आर स्क्वायर ही एरिया होता है वृत्ताकार। अब यहां से एल से एल कैंसिल हो गया। अब टी अपॉन ए, टी मतलब तनाव, तनाव मतलब बल, बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है? प्रतिबल, प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और डी बच गया नीचे, तो एस अपॉन डी हो गया। एस की वैल्यू 3 गुणे 10 की घात 6, और डी की वैल्यू 7.5 गुणा 10 की घात 3। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, कैंसिल आउट कर देते हैं इसको। 15 से करेंगे, 15 दूना 30, 15 पची 75, और 3 जीरो यहाँ प्लस के, ऊपर जाएंगे तो माइनस के, 6 पहले से ही थे, तो 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3। अब हम करेंगे क्या? ये 3 जीरो इसको दे देते हैं, तो ये हो गया 2000, और नीचे 5 कैंसिल आउट करेंगे तो 400 बचा, 400 रूट के बाहर आएगा तो 20 बचेगा, 20 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी चाल, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जल के जहाज से चलकर अनुदैर्ध्य तरंग समुद्र की तली से 2 सेकंड पश्चात लौटती है। भाई जल के जहाज से तरंग जाती है, ध्वनि तरंग, और समुद्र की तली से टकरा करके वापस आ जाती है, यानी आने और जाने में टोटल कितना समय लगता है? 2 सेकंड। तो जाने में कितना लगेगा? 1 सेकंड, और आने में कितना लगा है? 1 सेकंड, तो टोटल कितना लगा? 2 सेकंड, ठीक है। तो जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हमें यहाँ पर दिया गया 2.2 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और घनत्व 1.1 गुणा 10 की घात 3 किग्रा पर मीटर क्यूब। समुद्र की गहराई ज्ञात कीजिए। तो हमको समय पता है, चाल निकाल लेंगे, तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए वही करते हैं। तो
समय आने जाने का यानी आवर्तकाल दिया गया है कितना 2 सेकंड, और बल्क मॉडुलस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 2.2 गुणा 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और घनत्व दिया गया है जल का। एच निकालना है गहराई, ठीक है। और वेग क्या होगा, द्रव में क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग की चाल b अपॉन डी होता है। b कितना है 2.2 गुणा 10⁹, और ये d 1 गुणा 10⁻3 हटाएंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचा, 2 रूट के बाहर आएगा तो √2 का मान 1.414 होता है, और ये 3 नीचे प्लस का ऊपर गया माइनस का, और 9 में से घट गया बचा 6 रूट के बाहर आएगा, 6 पावर है ना, और रूट के बाहर आएगी तो आधी बचेगी, क्योंकि रूट का मतलब पावर बटेगा 2, तो पावर बटेगा 2, पावर टोटल है 6 बटेगा 2 नीचे करेंगे तो 6/2 कितना होता है 3, वो बाहर आ गया। 3 मतलब 10⁻3 मतलब 3 जीरो है, तो गुणा कराएंगे तो 0.3 अंक पीछे चला जाएगा, तो 3 अंक पीछे यानी 1414 मीटर पर सेकंड ये चाल आ गई। अब दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय आने जाने में कितना समय लगता है 2 सेकंड, तो जाने में कितना लगेगा, आधा लगेगा, कितना t बराबर t/2, तो चाल कितना है v और समय कितना लग रहा है केवल जाने में। भाई दूरी निकालनी है एक तरफ की, आने और जाने की दूरी तो पूछ नहीं रहा, केवल जाने की दूरी निकालना है, ठीक है। गहराई निकालना है, गहराई मतलब ऊपर से नीचे तक जाना है केवल बस, तो उसके लिए समय कितना लगेगा t/2 यानी आधा समय लगेगा, क्योंकि ये आने जाने का हमको चाहिए किसका, केवल जाने का, तो आधा कर देंगे भाई 2 सेकंड या डायरेक्ट 1 सेकंड रख सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। v कितना है 1414, और t का मान 2/2 कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा एक ही बचा, और इसका 1 से गुणा 1414 मीटर ये गहराई आ गई, ये समुद्र की गहराई, और यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो तो 35 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। तो T1 कितना 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर, वेग कितना है उस समय 330 मीटर पर सेकंड, T2 35 डिग्री सेल्सियस जो कि 308 होगा भाई, 273 जोड़ेंगे 308 केल्विन हो जाएगा। V2 निकालना है। अब ये चीज तो हमको पता है, V बराबर होता है गामा RT अपॉन M, तो वायु की बात कर रहा है तो वायु का मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स हो गया, और गामा की वैल्यू द्वि परमाणु के लिए गामा नियतांक, R भी नियतांक और M भी नियतांक बदल क्या रहा है तापमान वायु का, तो ये सभी कांस्टेंट हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा, तो V अनुक्रमानुपाती √T के, तो अनुक्रमानुपाती है तो V1/V2 बराबर रूट का T1/T2 हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती होता तो ये उल्टा हो जाता, V1 कितना है 330, V2 निकालना है, रूट का T1 कितना है 273 और T2 कितना है 308, कैंसिल आउट करेंगे 273 को 1 टाइम्स ले जाएंगे 308 से, तो 1.128 आएगा, और ये रूट के बाहर आएगा तो एक रूट के बाहर आएगा एक बचेगा, और इसका रूट के बाहर, भाई रूट के बाहर आएगा तो फार्मूला फिक्स है, कैसे रूट के मान को निकालना है 1.128 है, तो इसके नजदीक वाला स्क्वायर रूट नंबर कौन है 1, उसमें तोड़ दो और 0.128 लिख दो, ठीक है, और एक रूट के बाहर आएगा तो एक बचेगा, प्लस लगा है जो लिखा है वैसे लिख दो 0.128, और अपॉन में कितना आया 2 से स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, और इस 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 1 2, 2 छंग 12, जीरो लगाना पड़ेगा ना, पॉइंट लगा है लगा दिया। अब एक ये छोटा है, जीरो बढ़ाएंगे तो 2 आएगा, 2 छंग 12, 2 चौको 8, और इसको एक में जोड़ेंगे तो करीब 1.064 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही चीज़ तो हुआ, ठीक है। और इसको कई बार हम करा चुके हैं तो इससे कोई लेना देना, इसका गुणा हम इससे कराएंगे तो ये लगभग 350 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल का 1.5 गुनी हो जाएगी, ये हमको बताना है। T2 निकालना है, जबकि V2 का मान V1 से 1.5 गुना है। T1 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर चाल कितना है V1, और कितना तापमान रखे कि जो चाल है यानी V2 वो 1.5 गुना हो जाए T1 V1 का, ठीक, तो V1/V2 निकालेंगे तो इसको इसके बटे में डाल देंगे, इसको इसके बटे में लाएंगे तो यहाँ कुछ बचा नहीं 1 बचा, तो V1/V2 करेंगे, V1/V2 करेंगे तो इसको इसके बटे में ले गए, इसको इसके बटे में लाए तो V1/V2 बराबर ये बटे में आ गया 1.5, तो 1/1.5 हो गया। ये T1 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, V1/V2 करेंगे तो √T1/T2 आएगा, वर्ग करेंगे V1/V2 का होल स्क्वायर, ये T1 273, T2 हमें निकालना है। V1 कितना है, V1/V2 कितना हमारे पास 1/1.5 स्क्वायर लगा है, यानी 2 बार इसका हम गुणा करा देंगे, और ये कितना हो गया 273,
अब 15 15 हम 225 का गुणा 273 से कराएंगे तो 614.25 केल्विन आ जाएगा। ये T2 का मान आ गया। अब डिग्री सेल्सियस में चेंज करना तो 273 घटा दो, 614 से 273 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 341.25 डिग्री सेल्सियस, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो तो किस ताप पर उसका मान 495 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हमको इसमें भी ताप निकालना है, यानी T2 निकालना है। सेम वही फार्मूला लगाएंगे, T1 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, T2 निकालना है, V1 330 मीटर पर सेकंड और V2 कितना दिया गया 495। तो V1 अपान V2 का होल स्क्वायर बराबर T1 अपान T2। भाई रूट होता है, स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 330/495 स्क्वायर लगा, यानी 2 बार गुणा 330/495। क्लियर बात। और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.5 बार, ठीक है। और इधर T1 कितना है 273 और T2 हमें निकालना है, ठीक। अब ये तो बिल्कुल ऊपर वाले जैसा हो गया, इसमें भी 1/1.5 1/1.5 और बराबर में 273 था बटे में T2, तो T2 की वैल्यू इसमें कितनी आई 341.25 डिग्री सेल्सियस, तो T2 इसमें भी कितना आएगा 341.25 डिग्री सेल्सियस। भाई 15 15 हम 225, 2.25 का गुणा इससे करा देंगे तो 301 जो भी आएगा केल्विन में आएगा, 614.25 आया था उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे, यानी 273 घटा करके जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। समान ताप पर हीलियम गैस जिसके लिए ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात यानी गामा 5/3 दिया गया है। हीलियम एक परमाणु होता है ना, तो एक परमाणु के लिए कितना होता है गामा 5/3, और तथा हाइड्रोजन गैस जो कि द्विपरमाणु होता है जिसके लिए गामा का मान 7/5 में ध्वनि की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तापमान हमें दिया गया समान, चाहे वो हीलियम का हो और चाहे वो हाइड्रोजन, तो उसको हमने T नाम दे दिया, ठीक। और साथ ही साथ हीलियम के लिए गामा दिया गया 5/3, हाइड्रोजन के लिए 7/5। हीलियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है आणविक द्रव्यमान 4 होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 2 है, द्विपरमाणु है ना, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 लोग हैं तो 2 से गुणा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब फार्मूला वेग जो होता है अंडर रूट गामा RT अपॉन m के इक्वल होता है, तो He के लिए हम निकालेंगे, ठीक है। वेग हीलियम के लिए निकालेंगे, अनुपात निकालना है तो हीलियम के लिए निकाल लेते हैं पहले अलग। तो गामा 5/3, R लिखा रहने दो, T सेम है लिखा रहने दो, अपॉन कितना दिया गया m, मॉलिक्यूलर मास कितना है 4 दिया गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 12 RT आ जाएगा, ठीक। ऐसे हाइड्रोजन के लिए गामा RT अपॉन m, गामा कितना हाइड्रोजन के लिए 7/5 रख दिया, RT वैसे ही रखा रहने दो क्योंकि ये नियत है, कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको वैसे रखे रहने दो, R तो कांस्टेंट होता ही है। और अपान में कितना आ गया, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 2 होता है, तो 2 पंची 10, ठीक। तो कितना हो गया ये, अब चाहे तो इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं या फिर इसको हम डिवाइड करा लेते हैं, 2 पंची 10 हो जाएगा, बस ये चीज याद रखिए। वी इसको डिवाइड कराते हैं, VHE यानी हीलियम वाले के वेग को डिवाइड कराना है हमको किससे, हाइड्रोजन वाले के, तो VHE अपॉन VH2 निकालना है। तो VHE कितना है हमारे पास √5 RT अपॉन 12 अपॉन He का कितना, हाइड्रोजन का कितना है √7/10 RT, ठीक। RT से RT कैंसिल और ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नहीं, तो 10 × 25 = 50 और 12 × 7 = 84, तो ये 25/42 हो जाएगा। रूट के बाहर आएगा तो ये 5, 42 रूट के बाहर आएगा तो कितना बचेगा आपके पास 6 6.5। वो कैसे आएगा, यहाँ से 42 को हम 36 + 6 लिख सकते हैं, 36 का रूट लेंगे तो 6 आएगा, प्लस 6 को ऐसे लिख दीजिए, अपॉन में 2 से अपने आप मल्टीप्लाई कराएंगे, स्क्वायर रूट वाला है, और बट ये वाला 6 से ये वाला 6 ले लेना है, तो 6 दूनी 12 या 6 से 6 कैंसिल, बटेगा 6 कितना होता है 0.5 होता है, और ऐड कर देंगे 6 में तो कितना हो गया 6.5, ठीक है भैया। अब तो ऊपर हो गया कितना 5 और नीचे आ गया 6.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, अब 10 × 25 = 50 और 13 × 25 = 65 हो जाएगा। अब पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 13 × 7 = 91 बचा 9, 13 × 7 = 91, लगभग 0.77 ये रेशियो आ जाएगा इन दोनों की चाल का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस ताप पर ध्वनि की हाइड्रोजन में वही चाल होगी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन में है, ठीक है। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के
घनत्व 16:1 के अनुपात में होते हैं। तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर निकालना है और ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। 273 जोड़ेंगे 100 में तो 373। इन दोनों की चाल क्या है, आपस में इक्वल है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, V नाम दे दिया है, ठीक है। और इन दोनों के जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो रेशियो दिया गया है 16:1, ठीक है। दोनों द्विपरमाणुक है तो गामा का मान भी सेम होगा 7/5, और जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो 1 मतलब O2, अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब वो O2 ऑक्सीजन की बात, और 2 लिखा है कहीं पर वो मतलब हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d1/d2 बराबर m1/m2 हो जाएगा। d1/d2, d1 और d2 का रेशियो कितना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की डेंसिटी का रेशियो जो है वो 16:1 है, तो इनके मास का भी रेशियो 16:1 आ जाएगा। फार्मूला V = गामा RT/m निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे VO2, O2 मतलब 1, ऑक्सीजन के लिए 1 हमने यूज में लिया, गामा RT1/m1। गामा फिक्स है दोनों का और R कांस्टेंट होता है, लिखा रहने दो। ऐसे ही हाइड्रोजन की बात करेंगे तो V2 गामा RT2/m2 हो जाएगा। दोनों के वेग क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक। अब यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, ये दोनों जो वैल्यू आई हैं इनको आपस में इक्वल रख देते हैं, ठीक है। गामा R खत्म हो जाएगा और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो रूट भी हट जाएगा। तो बचा क्या, m1 ऊपर ले जाएंगे, t1 t2 नीचे ले आएंगे, तो t1/t2 = m1/m2 हो जाएगा, जो कि कितना आया है, 16:1 आया है। t1 हमारे पास कितना दिया गया, t1 हमारे पास 373 और t2 हमको निकालना है, यानी हाइड्रोजन का टेम्परेचर निकालना है, और ये बराबर में 16 कैंसिल आउट 16 से करेंगे तो 23.3 आ जाएगा, 23.31। और T2 एकन T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 23.3 डिग्री सेल्सियस। और ठीक है, नहीं ये सॉरी माफ कीजिए, केल्विन में आएगा, केल्विन में आएगा, क्योंकि ये जो T1 है ये केल्विन में हमने रखा, तो ये भी किस में आएगा, केल्विन में आएगा। अब केल्विन में आया तो हम इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 273 घटाएंगे, तो 273 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 249.7 डिग्री सेल्सियस, और यही टेम्परेचर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल का। तो अगर हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर हम इतना रखें, ठीक है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस वाली ऑक्सीजन गैस में दोनों की चाल आपस में इक्वल कर देगा। 11 नंबर, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात 4:1 हो तो नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन का अणुभार 28, ऑक्सीजन का अणुभार 32 है। तो एयर में, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड दिया गया। वॉल्यूम दिया गया है नाइट्रोजन और एयर में ध्वनि की जो आयतन का अनुपात है नाइट्रोजन गैस में और वायु में, वो दिया गया 4:1, ठीक है। नाइट्रोजन गैस में हमको ध्वनि की चाल निकालनी है। घनत्व तो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। द्रव्यमान कितना है नाइट्रोजन का, 28 दिया गया है ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन का दिया गया है 32। ऑक्सीजन का दिया गया है, ऑक्सीजन वायु नहीं है, वायु अलग है, वायु मिश्रण होता है, गैसों का मिश्रण है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन गैस, और भी बहुत सारी गैस, लेकिन सबसे ज्यादातर 99% यही होती है। तो ये ऑक्सीजन का 32 दिया गया मॉलिक्यूलर मास और नाइट्रोजन का 28 दिया गया। तो वायु का औसत अणुभार कितना आएगा, हम वायु का अणुभार निकालेंगे, अणुभार पता चल जाएगा, बस हम आंसर ले आएंगे। तो वायु का अणुभार यानी एयर का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, तो औसत अणुभार का जो फार्मूला होता है वो जितने भी गैसें होती हैं उनके द्रव्यमान को ऊपर जोड़ दो और उनके आयतन को नीचे जोड़ दो। तो कौन कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान ऊपर और नीचे उनके आयतन। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन होता है। तो ये नाइट्रोजन गैस के लिए आयतन और घनत्व, और ये ऑक्सीजन गैस के लिए आयतन और घनत्व, और नीचे आयतन जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के हो गए। तो ये फार्मूला हो गया। अब आयतन क्या हो गया, नाइट्रोजन में कितना दिया गया है, 4, ठीक, 4 रख दिया गया, और इसकी डेंसिटी जितना मास उतनी डेंसिटी, मास कितना है 28, तो डेंसिटी भी 28,
प्लस लगा प्लस वी नॉट, यानी कि वी नॉट का नहीं है ये, वी ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है। ऑक्सीजन गैस के लिए का आयतन कितना दिया गया है, ऑक्सीजन गैस का आयतन दिया गया है यहाँ पर 1, तो वो 1 रख दिया गया। अब इसकी डेंसिटी ऑक्सीजन की कितनी है, डेंसिटी जितना मॉलिक्यूलर मास 32 है तो 32 रख दिया गया। और नीचे दोनों के आयतन को जोड़ देंगे तो 4 + 1, 4 + 1, ठीक। अब ऊपर हो गया 112, 28 को 112 और 32 सेकंड 32 और नीचे 4 1 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 112 और 32 हो जाएगा 144/5, डिवाइड करेंगे तो 28.8 ग्राम पर मोल आ जाएगा ये हमारा एयर का मॉलिक्यूलर मास। अब जो वेग होता है वो मॉलिक्यूलर मास के रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो V/Vn भाई एयर का वेग और नाइट्रोजन गैस में ध्वनि का वेग बराबर हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा, एयर का वेग ऊपर लिए तो उसका मॉलिक्यूलर मास नीचे, और नाइट्रोजन गैस का वेग नीचे लिए तो उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर हो जाएगा। और रूट लगा था m पर तो m पर रूट लगा दिया। Va कितना है 332, Vn निकालना है। और Mn कितना आया है हमारे पास, Mn आया है, Mn नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 28 होता है, और Ma कितना आया है 28.8, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाए। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 35 अट्ठे 280 और 36 अट्ठे कितना होता है 288, तो ऊपर बचा कितना 35 और नीचे बचा 36, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1.03 आएगा। और ये रूट का मान कैसे निकाला जाता है ऑलरेडी हमने बता दिया, 1.01 आ जाएगा। भाई इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1 टाइम्स कैंसिल आउट किया तो इतना आए 35 सेकंड 35 और नीचे 36 बार से कैंसिल आउट, 35 से कैंसिल आउट करेंगे 36 को तो 1.03 आएगा, रूट के बाहर निकालेंगे 1.01 आएगा, ठीक है। अब इसका गुणा इधर और Vn का गुणा इधर, तो 1.01 का 332 से गुणा करेंगे तो लगभग 335.32 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और आंसर 315 दिया गया जो कि गलत है। आंसर आपका होगा 335.32 मीटर पर सेकेंड। आंसर में क्या दिया गया, इसको उल्टा कर दिया, इसको अनुक्रमानुपाती रख करके लाया, और अनुक्रमानुपाती होगा नहीं व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि फार्मूला होता है गामा RT/m। ये तीनों नियत है तो नियतांक घटाएंगे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हो जाएगा, तो ये m के व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा वेग, ठीक है। बस यहीं पर ये चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म हो रहे हैं और ये चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग प्रगामी तरंग के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।